नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे ओपीएस वर्सेस एनपीएस, बीच का रास्ता यूपीएस। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस से सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। इस पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताओं में 50% की सुनिश्चित पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन और रोजगार में आवश्यक सेवा वर्षों को पूरा नहीं करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन शामिल है। यूपीएस के तहत 60% फैमिली पेंशन दी जाएगी, यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके आश्रित को अंतिम पेंशन का 60% दिया जाएगा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर नई पेंशन स्कीम को लेकर जारी किए गए अपने संदेश में कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजनाएं थीं, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, और अब तीसरी होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आइए अब आपको समझाते हैं तीनों में क्या अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस को रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होगा, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दिया जाएगा। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। वहीं अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के कल्याण और उसके उन्नयन के लिए विचार भी करते हैं और निर्णय भी लेते हैं। कर्मचारियों के लिए जो ये निर्णय लिया गया है यूपीएस का, इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री नहीं, पालक के रूप में वो इस देश में हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करते हैं, और ये जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वयं पहल पर जो निर्णय लिया गया है, इसका बहुत दूरगामी सुखद परिणाम निकलेगा और कर्मचारियों के हित में भी है, और इससे निश्चित रूप से कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। सरकार
आज फिर यूपीएस के नाम पे जनता को और कर्मचारियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। पहले ही ऐसे बड़ी बड़ी बातें एनपीएस के नाम से बताई गई थी और कहा गया था कि कर्मचारियों के लिए इससे बेहतर योजना नहीं होगी, और जब कर्मचारियों को समझ में आया, जब उन्होंने देखा, तो पूरे कर्मचारी विपक्ष सब ने विरोध करने का काम करा। आज फिर यूपीएस के नाम पे ढकोसले करने की कोशिश सरकार कर रही है। हमारी सीधी मांग है कि जो ओपीएस चला करती थी, कांग्रेस के शासन में ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को राहत मिला करती थी, क्योंकि ये सरकार बीजेपी की वो आ गई है कि जब कर्मचारी सरकार की सेवा करता है तो उसको महंगाई से कमर तोड़ दो, उसको महंगाई से मार दो, और आज जब रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे से कैसे अपने घर परिवार को चलाने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी पैसे को कैसे काटा जाए, इसकी भी कोशिश सरकार है। सीधी बात है, ओपीएस लागू करे, इधर उधर की बातें छोड़ के सीधे ओपीएस की पेंशन को लागू करने का काम करे। यही राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग। आपको बता दें कि देश के 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है। जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान से इन राज्यों में बीजेपी को फायदा हो सकता है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बीच अब यूपीएस आ चुका है और यूपीएस के आने के साथ ही कई अहम सवाल यहां पर पनपने लग गए हैं। क्या यूपीएस बीच का रास्ता है? इस पेंशन विवाद को समझाने का ये सबसे अहम सवाल बनता है और इसी पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अजय धवले प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कुणाल चौधरी पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उमाशंकर तिवारी कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं और वहीं हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, सबसे पहले आपकी ओर ही आना चाहूंगी क्योंकि यूपीएस अब एक नया पिटारा ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बीच में, और ऐसे में समझना चाहेंगे कि यूपीएस आखिर क्या है और मध्य प्रदेश की जनता के बीच ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लगातार लंबे समय से कर्मचारी संगठन द्वारा की जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आना चाहिए, और ये भी देखना जा रहा था कि जो है एक बड़ा मुद्दा ये मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बन सकता था। लेकिन कोई खास जो है वो एनपीएस और ओपीएस के बीच में जो है कि बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। हालांकि जो तमाम संगठन थे ये मांग कर रहे थे, विपक्षी दल की ओर से ये भी कहा गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो दोबारा लौट जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में खासतौर से ये कहीं मुद्दा देखने को नहीं मिला। अब क्योंकि यूपीएस जो है एक बीच का रास्ता, जैसा कि हमने अभी सुना भी कि यहाँ पर जो है वो सरकार ने निकाला है और जिस तरीके से इसमें पूरे प्रावधान रखे गए हैं कि 50% जो है वो पेंशन मिलेगी कम से कम, लेकिन 25 साल की नौकरी इसमें करना जरूरी है। कहीं ना कहीं देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को तो इससे फायदा होगा ही, लेकिन ऐसे में जो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ होता है उससे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदों का पिटारा भी काफी ज्यादा खुल जाता है। चाहे लंबे समय से हम ये वाली मांग देख रहे हो कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर का भत्ता कर देना चाहिए, उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर का हो जाना चाहिए। लंबे समय से जो है ये मांग उठती हुई नजर आ रही है। उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लंबे समय से ये अपनी मांग उठाते हुए नजर आते भी हैं। जाहिर तौर पर जो महंगाई भत्ता है, जो पेंशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सहारा ये किसी भी कर्मचारी का होता है, और जाहिर तौर पर अगर कोई लंबे समय तक कहीं पर भी अपनी सेवा दे रहा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर वो निजी जो है वो सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हो, पेंशन ही एकमात्र सहारा होता है। सियासत तो देखिए जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश हो या पूरे देश भर में हो, होनी ही है, क्योंकि जो एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी 2004 के बाद से, उसको लेकर लगातार मांग हो रही थी कि न्यू पेंशन स्कीम में वो प्रावधान नहीं है जो ओपीएस में थे, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम को हटा देना चाहिए। लेकिन अब यूपीएस लाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने शायद ये अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वादा पहले ये नहीं किया था, सरकार ने ये बात नहीं कही थी कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने जा रही है, तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर सोचा गया है और ये बीच का रास्ता निकाला गया है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, लेकिन अगर बात की जाए तो किस तरह से जो है वो कर्मचारियों की जो मांगे हैं जो ओपीएस को लेकर पहले से थी, क्या वो यूपीएस से पूरी होती हैं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये आखिर किससे कितनी उम्मीदें पूरी होती है तो समय के साथ ही पता चलेगा। अजय धवले जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बार बार सवाल ये उठाया जा रहा है कि इसे बीच का रास्ता माना जा रहा है यूपीएस को। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीएस ले आए, ओपीएस ही क्यों नहीं ला सकते?
देखिए अस्मिता जी, ऐसी किसी भी स्कीम को लाया जाए जिससे हम फिजिकली सस्टेनेबल ना कर सके, उससे अच्छा है कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे निश्चित तौर पे एक हम जिसे कह सकते हैं कि अश्योर्ड पेंशन की हम व्यवस्था बना सके। ये एकमात्र उद्देश्य था। आप देखेंगे विगत 1 वर्ष से, जैसे कि कल माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें भी स्पष्ट किया कि हम लोग एक अश्योर्ड पेंशन के लिए प्रतिबद्ध थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विगत 1 वर्ष से प्रयासरत थे, एन नंबर ऑफ मीटिंग्स की है, एन नंबर ऑफ कंसल्टेशन हुए हैं फाइनेंशियल सेक्रेटरी सोमनाथन जी के नेतृत्व में, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में, विभिन्न हितधारकों के साथ में, राज्य सरकारों के उन सारे कंसोलिडेटेड एलिमेंट्स के साथ में बैठकर चर्चा की गई कि हम एक ऐसी पेंशन स्कीम लाए जिससे भविष्य भी कर्मचारियों का सुरक्षित हो, जिससे उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस की बात थी कि अगर हम ओपीएस इंप्लीमेंट कर देते हैं या ओपीएस को लाने की बात करते हैं, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है जिसे द रिजर्व बैंक रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस स्टडी बजट ऑफ 2023-24, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि ओपीएस एक फाइनेंशियली अनस्टेबल स्कीम है जिसका अगर हम फिजिकली प्रोविजन करते हैं तो 2055 से 2060 तक के राज्यों का जीडीपी का औसत, जिसमें एक आंकड़ा भी उन्होंने दिया था कि देखिए 1990 में पेंशन पर जो लोग निर्धारित थे वो जीडीपी के 0.6% था, 22-23 में 1.7% हुआ। अब जबकि 2052 तक के 60% कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसे में राज्यों का जो जीडीपी है वो बिगड़ जाएगा, जो जीएसडीपी का रेशियो है वो 35% को क्रॉस कर जाएगा। कोई भी स्टेट सस्टेनेबिलिटी की ओर ओपीएस को नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं उदाहरण के तौर पे आप कह सकता हूं, जो राज्य सरकारें आप देखेंगे, राजस्थान की राज्य सरकार तत्कालीन कांग्रेस की थी, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड, इन राज्य सरकारों ने घोषणा तो की थी कि हमारी राज्य सरकारें ओपीएस को लागू करेंगी। छत्तीसगढ़ में पोल प्रॉमिस था, हिमाचल में पोल प्रॉमिस था, कर्नाटक में भी ये पोल प्रॉमिस था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही इनकी सरकारें बन जाती है, इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि पीएफआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे हम अंशदान वापस मांगेंगे। जबकि पीएफआरडी का जो एक्ट है, एनेबलिंग एक्ट, उसमें ये कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है कि पीएफआरडीए राज्य सरकार को पैसा वापस देगा। मतलब इन लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए अपने मैनिफेस्टोज में जब स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन थे उसमें ये प्रॉमिस किया, और जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई तब केंद्र सरकार की ओर बाढ़ डाल के पल्ला झाड़ लिया। तो ये कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है। मैं अस्मिता जी, मेरी बात लेट मी कंप्लीट। 2024 को कांग्रेस का लोकसभा का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। 2024 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डेलिबरेटली ओपीएस को नहीं डाला। जब ये प्रश्न तत्कालीन इनके पूर्व वित्त मंत्री और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चिदम्बरम जी को यह प्रश्न पूछा गया कि आप ओपीएस को अपने अपने पोल मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला, अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला, तो चिदम्बरम जी का उत्तर है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कमेटी फॉर्मुलेट कर दी है जो एनपीएस में बेहतरी के या उसको व्यवस्थित कैसा जाए इसके लिए सुझाव पे काम कर रही है, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। मतलब इनकी भी मंशा स्पष्ट थी कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालेगी, जिससे कर्मचारी संगठन भी खुश होंगे, जिससे राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकारों पे आर्थिक बोझ नहीं होगा। और हम जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें फिस्कल प्रोविजन भी हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी रहे, इनके तहत यूपीएस को लाया गया। मुझे लगता है कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाने की राजनीति इस ओपीएस के माध्यम से की थी वो उनकी राजनीति में फेल हो गए। आज हम एक ऐसा मॉडल लेके आए जिसको हम फाइनेंशियली साउंड कह सकते हैं, जिसको हम फाइनेंशियली सस्टेनेबल कह सकते हैं, जिसको हम मान सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। कुणाल चौधरी जी, यूपीएस क्या फाइनेंशियली साउंड करने लायक है? आप इस स्कीम से या फिर अजय जी की बातों से कितना सहमत हो पाते हैं? तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ओपीएस लागू क्यों नहीं करी। सीधी बात है कि जो कर्मचारी संगठनों की मांग है, और ये सब्जबाग दिखाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव है। पहले भी जब ये लाए थे, एनपीएस लाए थे, नई पेंशन स्कीम लाए थे, नेशनल पेंशन स्कीम लाए थे, तब इन्होंने बड़ी बातें करी थी कि इतना फायदा होगा, कर्मचारियों की ये स्थिति होगी। और 2000 जब अटल जी के समय सरकार थी और जब इन्होंने लागू करा और कहा था कि इतना बड़ा, जब उसके साइड इफेक्ट सामने आए, जब कर्मचारियों को पता पड़ा, सभी कर्मचारी संगठनों ने पूरे प्रदेश
और देश के अंदर इसका विरोध करने का काम किया। राजस्थान में सरकार ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एनपीएस को ओपीएस से ज्यादा बेहतर बनाने का काम करने लगे। आज ये यूपीएस को बेहतर बताने का काम कर रहे हैं। ये बातों का समय नहीं है। सीधी बात करें कि आप सीधे तौर पे ओपीएस को लागू क्यों नहीं करते, जो सीधा सीधा सिस्टम है कि कर्मचारियों से आप पैसा क्यों लेना चाहते हैं, फिर महंगाई का उसको वो क्यों नहीं देना चाहते। हम कहते हैं 3 साल बाद समीक्षा करेंगे, 3 महीने बाद समीक्षा का क्या काम है। महंगाई तो आप रोज बढ़ाने का काम करो। महंगाई से लोगों की जाने जा रही है, लोगों की स्थितियां खराब है, पर उसके ऊपर जब जोड़ने की बात आती है तो आप कर दे रहे हो। आज इस दोनों पेंशन स्कीम के अंदर लगभग 30 से 40%, 33% तक का नुकसान कर्मचारियों को होगा। वो कौन करेगा। और ये बातें कर रहे हैं कि आंकड़े खराब हो रहे हैं यहाँ पे, क्या अभी पिछले इनके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 10 साल में ओपीएस तो दी नहीं है, फिर भी 55 लाख करोड़ के कर्ज से 2,10,000 करोड़ तक का कर्जा कैसे हो गया। मतलब 55,000 करोड़ का कर्ज, जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश के ऊपर, वो 2,10,000 करोड़ का हो गया। 3 गुना इन्होंने कर्ज बढ़ा दिया, ओपीएस के बिगर कर्ज बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है, धवले जी आपके पास आऊंगी। कुणाल जी, मेरा एक आपसे सवाल है। ठीक, एक मेरी बात पूरी सुन ले देना। अब आपने उनको इतना समय दिया, मुझे नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आप कौन से बात करा लो। मध्य प्रदेश में 19,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ का कर्ज है, आज फिर 5,000 करोड़ उतारी है। तो क्या कर्मचारियों को इन्होंने नहीं दिया, उसके बावजूद इतना कर्ज लिया। इतनी जीएसडीपी और इसकी बात करते, आंकड़ों की बात करते। अगर आपने पैसा बचाया था तो सरकारों के कर्ज कम हो रहे थे कि कर्ज बढ़ने चाहिए थे। आपने कर्जा बढ़ा रहे हो, कर्मचारियों को सुविधा दे नहीं रहो, किसानों को सुविधा दे नहीं रहो, नौजवानों को रोजगार दे नहीं रहो, तो ये कर्ज जाकर है। सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है और जो सीधी स्कीम से उनको लागू करने की जगह इधर उधर से घुमावदार तरीके से कोशिश करी जा रही, क्योंकि जनता इनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। तो इन्होंने भी संगूपा छोड़ा है। अश्विनी वैष्णव जी ने ऐसे ही कवच का संगूपा छोड़ा था। जब 2000 के नोट आए थे तो ये चिप की बातें करते थे, वो 2000 के नोट ही मार्केट से गायब हो गए। अब वो चिप कहाँ है, वो नोट कहाँ है, ये हर नई चीज को जब लाते इतने बड़े संगूपे। ठीक है, उन नोट को ढूंढा जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कर्मचारी संगठनों से बैठ के चर्चा करनी थी। अगर तैयार है तो अच्छी जगह है, और नहीं तो कि ओपीएस को लागू करें। दिक्कत क्या है, पहले उसका एनपीएस की बड़ी बड़ाई करते थे, उसके ओपीएस को बुरी बताते थे। अब जब पता पड़ा खराब है तो अब ये इधर का बीच का रास्ता, क्योंकि सिर्फ चुनाव है, ये चुनाव। एक छोटा सा सवाल, चौधरी साहब इतना समय दिया, एक मेरा भी छोटा सा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल चौधरी साहब, ओपीएस लागू करने की बात आपके द्वारा बार बार कही जा रही है, यूपीएस बीच का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ओपीएस से ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि फाइनेंशियली अनस्टेबल स्कीम है। तो ऐसे में ओपीएस के माध्यम से मुझे बस इतना समझा दीजिए कि फाइनेंशियली स्टेबल कैसे किया जा सकेगा देश के विकास को, जीडीपी को। आवाज नहीं आ रही। चौधरी साहब आपको आवाज आ रही? तेज करो, क्या बोल रहे हो? चौधरी साहब आप तक आवाज आ रही है? कुणाल चौधरी जी, चलिए ठीक है, इनके पास वापस जाएंगे, सवाल लेंगे। लेकिन हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या यूपीएस संतोषजनक स्कीम लगती है आपको? ये स्टेबिलिटी की बात करें, मैंने आपको बताया ये किस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें। इनका इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्राइसिस है कि ये फाइनेंस सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे। तभी तो मैंने बताया कि 3 गुना कर्ज देश के ऊपर बढ़ गया। तब तो ओपीएस नहीं थी, प्रदेशों के ऊपर 4-4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तब भी इसकी ये स्थितियां नहीं थी। पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर्ज तो बढ़ाया। ये किस जीएसडीपी की और किसकी, इनकी नीति नियत सब में खोटे, और उनकी ना तो नीति ठीक है ना नियत ठीक है। मैं आपसे चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ओपीएस लागू करने के बाद जीडीपी जो गिरती जाएगी उसको कैसे सुधारा जा सकेगा, कर्मचारियों को कैसे हित पहुंचाया जाएगा, कुछ ऐसी रणनीति आपके पास है क्या? समझाइए प्लीज। ठीक है, फिर से आवाज चली गई है। चलिए आप आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उमाशंकर तिवारी जी आपसे ही सीधा सा सवाल, क्या यूपीएस स्कीम संतोषजनक है? देखिए मैडम, जो ओपीएस थी
और ओपीएस और उसके बाद एनपीएस आया है 2005 से, और उसका कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी हो या पूरे देश के कर्मचारी हो, लगातार उसका विरोध कर रहे थे। और सरकार के द्वारा उस समय यही कहा जा रहा था कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, सारे फायदे गिनाए जा रहे थे जो आप सबको मालूम है और लगातार आपके यहाँ रिपोर्ट में भी बताया गया। लेकिन अभी जो हुआ है पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। एक जो सोमनाथन जी ने भी जो कमेटी में बोला है अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने बोला है कि एनपीएस से यूपीएस 99% अच्छा है, मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसमें कमी मानी एनपीएस में। अब सरकार को जब इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, तो सीधे सीधे ओपीएस करने में क्या दिक्कत है? ओपीएस लागू कर दी जाए। इतने सारे, जब एक कर्मचारी किसी विभाग में रहेगा उसके लिए 3 पेंशन रहेंगी, ओल्ड पेंशन रहेगी, फिर एनपीएस रहेगी, फिर यूपीएस रहेगी। और ये भी कब से होगा? जब अप्रैल 2025 से लागू होगा। जब तक बहुत सारे कर्मचारी तो रिटायर भी हो जाएंगे, जो पुराने 2005 वाले थे उनमें से कई लोग रिटायर हो जाएंगे। और अब जो कर्मचारी बचेंगे उसमें राज्य सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो ये लागू हो जाएगा, क्योंकि देश में केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है और वो अक्षरशः लागू कर देंगे। तो अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पे कैसे लागू होगा? दूसरा, जब उसमें इतनी विसंगति है और कर्मचारी नेताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में पहली बार अच्छी बैठक करी और उस बैठक के परिणाम भी बहुत हद तक अच्छे भी आए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या है कि पूरी तरीके से अगर कर्मचारी को एक लाइन में कह दिया जाता है कि ओपीएस दिया जाएगा, तो उसका जो स्वागत होता है वो देखते ही बनता है। और वास्तव में कर्मचारी कुछ नहीं मांग रहा है, अपने रिटायरमेंट के बाद की जो एक सुरक्षा होती है वो सरकार से जाता है। जब हमारी सरकार है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो लोग कुछ नहीं करते, सरकारी कामकाज नहीं करते, उनके लिए फ्री की बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। उस पर भी अरबों खरबों रुपया पूरे देश में जा रहा है, हम उसका मना नहीं कर रहे। लेकिन जब भी खर्चों की बात आती है तो जीडीपी गिर जाती है, परेशानी आ जाती है, बजट का रोना आता है। तो ये सारी चीजें केवल कर्मचारियों को, जैसे कि प्रयोग होता है दवाइयों का जानवरों पे होता है, ऐसा सारा प्रयोग कर्मचारी पे किया जाता है। हमारे माननीय सांसद गण, हमारे माननीय विधायक गणों की पेंशन जो पुरानी है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। अरे वो लोग क्यों नहीं बोल रहे कि हमें यूपीएस या एनपीएस में लाया जाए? उनके लिए सारी सुविधाएं, और हमारे माननीय मंत्रीगण और हमारे देश के जितने भी सांसद गण है, मंत्रीगण है, इनकी जब सुविधाएं बढ़ती है, मेज थप थपाकर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सा भी दल हो, स्वागत हो जाता है। उस समय किसी को जीडीपी की याद नहीं आती, केवल कर्मचारियों के लिए ही जीडीपी की याद आती है। बहुत सारे बजट बता दिया जाता है, ये बड़ी नुकसानदेह है, कर्मचारियों को अजय है। अरे हम तो ये बोल रहे हैं, आपको एक चीज बता दें, अगर कहीं शादी की बात चल रही होती है, कोई पूछता है भैया लड़का क्या है, सरकारी नौकरी वाला है, तो उसकी फौरन शादी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में है वो। बिल्कुल। अब इसका जवाब हम धवले साहब से ले लेते हैं। धवले जी, अब आपने खुद ही सुना, सीधे तौर पर कहना है कि सिर्फ कर्मचारियों के नाम पे ही आप जीडीपी का रोना रोते हैं। इसके अलावा आरोप ये भी लग रहा है कि ये आप पहले भी कर सकते थे, यूपीएस की स्कीम आप पहले भी ला सकते थे, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद, सरकार पर प्रभाव पड़ने के बाद ही आप इसको लेकर आए हैं। देखिए स्मिता जी, राजनीतिक मुद्दा ये 2023 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बने तब बना है। लेकिन आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसके भी पूर्व से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी जो फाइंड आउट करे कि ओपीएस एनपीएस के बीच में का एक रास्ता कैसे निकले, जिसमें केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप देखेंगे कि 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। आप ओपीएस में ये देखेंगे कि हम जिसे कहेंगे मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का भी प्रोविजन ऐड किया गया, एक फैमिली पेंशन का भी प्रोविजन ऐड किया गया, ग्रेच्युटी की भी व्यवस्था व्यवस्थित की गई। मुझे लगता है जब सरकारें इस तरह से कंसल्टेशन के बाद में एक डीपर जिसपे कंसेंसस बनता है, उस कंसेंसस को लाने के लिए प्रतिबद्ध थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कल का आप ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उन लाखों देश की प्रगति में कठिन परिश्रम करने वाले उन सभी कर्मचारियों की गरिमा का और हमको उनकी आर्थिक सुरक्षा का ध्यान में रखकर इस स्कीम को लाया गया। अब जो कुणाल जी मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, कुणाल जी की राज्य सरकारें, जहां कर्नाटक में आप इनसे पूछ लीजिए कि ओपीएस दे रहे, इनकी राज्य सरकार हिमाचल में मात्र 550 कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा रहा है। राजस्थान में इनकी तत्कालीन सरकार जो थी गहलोत जी की, उसमें उन्होंने बहाना यह बना लिया था कि केंद्र सरकार से पीएफआरडीए का पैसा मिलेगा तब हम ओपीएस देंगे। इनको आप पूछ लीजिए कि क्या किसी भी बोनाफाइड इंटेंशन से इनकी सरकारों ने अपने जो मैनिफेस्टो थे उसमें ओपीएस को इंक्लूड किया गया था? बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर किया होता, अस्मिता जी आपके चैनल पर डमेडा के साथ में कह रहा हूं, यदि किया होता तो इनका जो 2024 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो होता उसमें भी ओपीएस होती। कुणाल जी को पूछ लीजिए कि 2024 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में ओपीएस क्यों नहीं थी, या आप कर्नाटक राज्य सरकार ओपीएस क्यों नहीं देगी? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। आपको भ्रमजाल की राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू इसलिए भी हो जाता है कि लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।
देश की प्रगति में योगदान देने वाले उन कर्मचारियों का विषय है जिस पर आप हम राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस हमेशा से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को पॉलिटिसाइज करती है, और जब उसको पता है कि जब फैक्ट्स और फाइंडिंग्स की बात आती है, जब तथ्यों की बात आती है और इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, तो कांग्रेस भाग जाती है। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, बहुत कम समय बचा है कुणाल जी, और बार बार यही सवाल धवले जी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस क्यों नहीं उठाते हैं। देखिए, विपक्ष से ही सवाल उठा लेना ढंग की बात है भाई साहब। धन्यवाद, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, उसका क्या हुआ? 15 लाख की कही थी, क्या हुआ? पूरे देश के अंदर किसानों को मोदी जी क्या कहते हैं इसी मध्य प्रदेश में कि किसान की लागत आधी कर दूंगा, कीमतें दुगनी कर दूंगा, उसका क्या हुआ? वही सोयाबीन 4,000 रुपए कुंटल, 4,500-5,000 रुपए कुंटल मनमोहन सिंह जी के समय बिक रही थी, आज भी वही बिक रही है। हालत क्या है? आप ये इधर उधर की बातें मत करो। कांग्रेस पार्टी ने लागू अपने राज्यों में करी और करके बेहतर तरीके से काम करी। आप ये बताओ, आप क्यों लागू नहीं करो? कर्मचारियों के साथ क्यों अत्याचार करो? क्यों इसके अंदर डीए इंक्लूड नहीं करो? क्यों चोर तरीके से? आप पहले जीवन भर जो कर्मचारी अपनी सेवा देता है उसको महंगाई से मार डालो, और रिटायरमेंट के बाद उसको महंगाई भत्ता भी मत दो। करने का काम क्या करो? आप सिर्फ झूठ बोलने का काम। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस, अरे 10 साल से सत्ता में आप हो। बिल्कुल कुणाल जी, अब समय मेरे पास बहुत कम बचा है। आखिरी सवाल मैं धवले जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ओपीएस से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वित्तीय असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। क्या यूपीएस से वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा सरकार पर? देखिए, यूपीएस में वही प्रोविजन किया गया, जैसे मैंने कहा कि 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन अरियर्स को लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इसीलिए नहीं लगाओगे। 6,200 का प्रोविजन प्रत्येक वर्ष में। अरे आंकड़े मत बताओ, कर्मचारी बहुत कम समय बचा है, कुछ सेकंड बचे हैं। कुणाल जी झूठ मत बोलिए। नहीं, आप लोग की बाजीगरी करते रहते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, झूठ और सच की लड़ाई तो खैर अब समय के साथ पता चलेगा कि आखिर कितना ज्यादा असर पड़ता है अब यूपीएस के बाद। क्या लोगों को हित मिलता है या फिर वित्तीय दबाव पड़ता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।